ओके, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। बार बार हम लोग एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ से जब से स्टार्ट किया है तब से बात करते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है और इंटरनल फोर्सेस क्या है। ठीक है, ये बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है और इंटरनल फोर्स क्या होता है। मान लीजिए कि ये दो बॉल हैं और दोनों आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो F12 है फोर्स ऑन वन ड्यू टू बॉल टू। ठीक है, F21 है फोर्स ऑन टू ड्यू टू बॉल वन। तो F12 F2 है। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इसलिए F12 इक्वल टू माइनस F21 हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर साइन में, ये होता है। अब इसमें देखिए F नेट जो है वो F1 प्लस F2 है, तो F1 प्लस F2 जीरो हो जाएगा ऑन M1 प्लस M2 सिस्टम। ठीक है, तो देर इज नो फोर्स। अगर टोटलिटी में M1 प्लस M2 दोनों को सिस्टम अगर लेते हैं तो क्या होगा, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और इंटरनल फोर्स टोटल जो है वो जीरो हो जा रहा है। मतलब देर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M1 प्लस M2 एज ए होल एज ए सिस्टम। ठीक है, लेकिन फॉर M1 एज ए सिस्टम ओनली, ठीक है, केवल M1 को अगर हम सिस्टम लेते हैं तो F12 इज एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि M1 को सिस्टम मान लिए तो M2 जो है वो तो एक्सटर्नल बॉडी हो गया, तो M1 पे जो फोर्स लगा रहा है M2 वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। और अगर M2 को M1 प्लस M2 को सिस्टम मानते हैं तो F12 एंड F21 क्या हो जाता है, वो इंटरनल फोर्स हो जाता है। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये वेज है, ब्लॉक है, सॉरी ये वेज है जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और एक बॉल जो है कुछ हाइट से उसको रिलीज छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या करेगा, वेज को टकराएगा। तो वेज से जब टकराता है तो यहाँ पे कोलिजन फोर्सेस लगता है जो कि F से डिनोट किया गया है। तो ये जो कोलिजन फोर्सेस लग रहा है वो हम लोग देखेंगे कि ये एक्सटर्नल कब होगा और इंटरनल कब होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या केस बनता है, स्मॉल m को केवल बॉल को सिस्टम मानिए, या वेज को केवल सिस्टम मानिए, या बॉल प्लस वेज दोनों को सिस्टम मानिए। तो बिल्कुल क्लियर है, ड्यूरिंग कोलिजन लेट स्मॉल m एज ए सिस्टम, देन फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। स्मॉल m के ऊपर में जो कोलिजन फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके अलोंग जो है हम लोग कभी भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम केबल बॉल के लिए नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब F के परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग द इंक्लाइन हम लोग लगा सकते हैं। और उसका एक रीज़न होता है, लगा इसलिए सकते हैं कि फिर आप कहिएगा कि भाई क्यों लगाएंगे उस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको हम लोग ना एक अभी पढ़ेंगे इसमें, वो कोलिजन फोर्स नहीं है, वो इसको हम लोग नॉन इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। कोलिजन फोर्स नहीं होता है, एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड का स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है। तो ड्यूरिंग कोलिजन जब ये इस टाइप का छोटा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया या ये फोर्स लग रहा हो तो वो इफेक्ट नहीं करता है, आपको लगा सकते हैं, बट कोलिजन फोर्सेस नहीं, मैंने इम्पल्सिव फोर्सेस नहीं होना चाहिए। लेट m प्लस एम दोनों अगर सिस्टम में हो तो F क्या हो जाता है, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि दोनों सिस्टम के अंदर में है, जस्ट अभी जो हमने देखा। ठीक है, फॉर m प्लस एम देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग along horizontal and so we can conserve linear momentum along horizontal before and after collision। ठीक है, तो जब ये दोनों ले लेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी जब इस पर ये इम्पैक्ट करता है तो नॉर्मल जो है ग्राउंड और सिस्टम के बीच में, M1 प्लस M2 सिस्टम है और नीचे ग्राउंड है, इन दोनों के बीच में अगर इम्पैक्ट फोर्स कहीं लगता भी है तो वो परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब वर्टिकल के अलोंग लगता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल के अलोंग M1 प्लस M2 सिस्टम का एज ए होल यूज कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम। सो कोलिजन फोर्स क्या होता है, नेचर ऑफ कोलिजन फोर्स इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल फोर्स। इट एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी हाई, सच फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो ये कोलिजन फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसके दो तीन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करता है और काफ़ी इसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स भी कहते हैं, और बहुत हाई मैग्नीट्यूड का होता है, थोड़ी देर के लिए एक्ट करता है। तो कोलिजन फोर्स को कैसे, जैसे आप मान लीजिए कि बॉल जब बैट्स पर टकराता है, क्रिकेट में जब बैट से बॉल को मारते हैं, इस तरह से हिट करते हैं, तो बॉल कितने समय के लिए बैट पे रहता है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है, लेकिन उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको इतना मोमेंटम दे दिया जाता है कि वो छक्का चौका मार सके, इतना दूर जा सके, उसको मोमेंटम दे दिया जाता है। तो थोड़े से टाइम के लिए बॉल जो है बैट से टकराता है,
और लेकिन वो इम्पल्स होता है, इस तरह से इम्पल्सिव फोर्स हो गया, वो नॉर्मल फोर्स नहीं है, उसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। इसका और भी बहुत जगह एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। हैमर है, जब हैमर से उठा करके इस तरह से मारते हैं जोर से, तो बहुत कम समय के लिए बहुत अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, उसके बाद तुरंत जीरो हो जाता है। तो ये इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो इम्पल्सिव फोर्सेस का नेचर अगर हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे तो इस टाइप का होता है, ये फोर्स और ये टाइम है। तो देखिए ये पहले जीरो था फोर्स, फिर तुरंत शॉर्ट टाइम में बहुत कम, मान लीजिए ये 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड से भी कम का समय है, और इतने समय में ये एक पीक पे जाता है, फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद तुरंत फोर्स कम हो जाता है। ये आपका इम्पल्सिव फोर्सेस का नेचर होता है, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्सेस हम लोग इसे कहते हैं। सो एफ इजकल टू क्या होता है, एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। सो एफ डेल्टा टी इजकल टू एम डेल्टा वी, और एम डेल्टा वी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो एफ डेल्टा टी क्या है, इस एरिया अंडर द कर्व बोल सकते हैं इसको, मतलब कि इम्पल्सिव फोर्स इनटू टाइम, जिस शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है, कोलिजन फोर्स जिस शॉर्ट टाइम के लिए लगता है उसका, और फोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। ये इम्पल्स होता है, लीनियर इम्पल्स। तो लीनियर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर हो रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस टाइम कर्व हो सकता है, और ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू, मतलब एरिया अंडर द एफ टी कर्व इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इंटीग्रल ऑफ एफ टी, मतलब एरिया अंडर द एफ टी कर्व जो है, इसको कहा जाता है इम्पल्स। समझ में आ गया। एफ इंटू डेल्टा टी जो है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो सिंपली एफ इंटू डेल्टा टी कर दीजिए, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रल साइन यूज कीजिए, वेरिएबल फोर्स है तो इसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। और ये एरिया अंडर द कर्व जो हो जाएगा वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर हो जाता है। इम्पल्स को नॉर्मली लीनियर इम्पल्स को जे से डिनोट किया जाता है, ये लीनियर इम्पल्स है। सो इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी क्या है, टाइम है। इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, ये इम्पल्स हो गया, लीनियर इम्पल्स। डी टी है जिस टाइम के लिए फोर्स लगता है। इसमें देखिए फोर्स वेरी कर रहा है ना, जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम और फिर जीरो हो जाता है आफ्टर सम टाइम। अब कोलिजन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए M1, M2, V1, V2 आपस में कोलाइड कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन है सपोज। तो जब ये कोलाइड करते हैं उस समय का सिचुएशन कुछ इस टाइप का होता है। इनके बीच में जो जहाँ पर ये कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, वो सरफेस जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, वो उस टाइप का नहीं रहता है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर सरफेस जो है डिफॉर्म हो चुका है। देखिए सरफेस जो है क्या हो गया है, डिफॉर्म हो गया है। रबर की तरह से दो रबर बॉल आपस में इस तरह से आते हैं और फिर वो डिफॉर्म होते हैं, और फिर इलास्टिसिटी उसमें रहता है, हमेशा तो डिफॉर्म नहीं रहेंगे, फिर वापस वो धीरे धीरे बाउंस रिबाउंस होते हैं, ठीक है। इसको स्प्रिंग की तरह हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग में कैसे होता है। ये आपका डिफॉर्म्ड एरिया है, और फिर बाद में अपने अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करने लगते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन बॉडी इज डिफॉर्म्ड, देन अगेन स्टार्टेड सेपरेटिंग एंड रीगेन शेप पार्शियली और फुल्ली और नॉट एट ऑल। ये 3 टाइप के कोलिजन्स होते हैं। रीगेन पार्शली होता है, या फुल्ली वापस आते हैं, या नहीं आते हैं, जैसे कि तैसे रह जाते हैं। तो जब ये कंप्लीटली वापस अपने शेप में आ जाते हैं बिना किसी एनर्जी को वेस्ट किए हुए, तो उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और अगर थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो जाता है डिफॉर्मेशन के ड्यूरिंग में, तो पूरा का पूरा जो है ना वो अपने शेप में नहीं आ पाता है बॉडी, तो उस समय हम लोग उसको रियलिस्टिक में, मतलब जो मोस्ट प्रैक्टिकल कोलिजन होता है वो कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग सिंपली इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और अगर जो शेप डिफॉर्म हुआ है वो बिल्कुल ही अपने वापस शेप में नहीं आता है, डिफॉर्म का डिफॉर्म ही रह जाता है, तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है, और उसको हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ये 3 टाइप के कोलिजन्स की बात कर रहा है। ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन एंड रीगेनिंग शेप एनर्जी इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। तो जब ये बॉडी में जब ये कोलाइड कर रहे हैं बहुत छोटे से टाइम के लिए, मान लीजिए मिली सेकेंड के लिए, 10-20 मिली सेकेंड के लिए जब ये करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो इसी बीच में इनका बॉडी शेप जो है वो चेंज होता है, डिफॉर्म होता है ना। तो डिफॉर्मेशन के और रिफॉर्मेशन के समय, मतलब शेप बिगड़ने और शेप वापस आने के बीच में इनका एनर्जी आपस में एक्सचेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी बोल लीजिए। इफ़ द डिफॉर्मेशन इज नॉट कम्प्लीटली रीगेन्ड, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लॉस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन।
अब इसको हम लोग स्प्रिंग से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए बॉल को अगर मैं इस तरह से स्प्रिंग से दिखाऊं आपको, ये दूसरा वाला बॉल है, ये पहला वाला बॉल है v1 v2 वेलोसिटी से, और स्प्रिंग है, स्प्रिंग से समझते हैं, एक स्प्रिंग अटैच्ड है और यहाँ पर एक मासलेस ऑब्स्टेकल है, इस तरह से प्लेट लगा हुआ है मान लीजिए। तो ये दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, सरफेस को, जो डिफॉर्मेशन सरफेस है उसको मैंने स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया है अच्छे से समझने के लिए। तो जैसे जैसे ये पास आएंगे, तो जैसे ही ये पास आएंगे उस समय क्या होगा, स्प्रिंग देखिए एकदम कंप्रेस हो गया है, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग पूरी तरह से कंप्रेस हो गया है। तो इसको क्या बोल रहे हैं कि डिफॉर्म हो गया है बॉडी। लेकिन क्या ऐसे ही रहेगा, नहीं, फिर धीरे धीरे स्प्रिंग वापस अपने शेप में आएगा। तो ये देखिए वापस अपने शेप में आ रहा है। अगर स्प्रिंग पूरी तरह से अपने शेप में आ जाता है तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है, बॉडी का जो थोड़ा सा पार्ट है जहाँ पे वो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। ठीक है, समझने के लिए यह था। सो डिपेंडिंग ऑन लॉस ऑफ एनर्जी टाइप ऑफ कोलिजन, ये इतने टाइप के हो सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और इसको प्लास्टिक कोलिजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता है, E = 1, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एनर्जी लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस नहीं होता है बट थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू <1 होता है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब कि देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों एक साथ होकर के फिर आफ्टर कोलिजन मूव करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आफ्टर कोलिजन इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर एंड देन मूव्स। नो एनर्जी इज लॉस्ट इन फर्स्ट केस, ठीक है, एनर्जी इज लॉस्ट इन सेकेंड केस एंड एनर्जी लॉस्ट इज मैक्सिमम इन थर्ड केस। ठीक है, आफ्टर कोलिजन बॉडीज स्टिक टुगेदर, ये आपको याद रखना है कि आफ्टर कोलिजन बॉडी आपस में चिपक के चलने लगते हैं।